हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का एक ऑफिस हैदराबाद भी है, तो अभी कुछ दिनों से मैं वहाँ आया हुआ हूँ, इसीलिए आपकी क्लास स्टूडियो से नहीं हो रही है। तो आई होप आपको उससे कोई इशू नहीं होगा। मेन है हमारा सेशन, तो वो कंटिन्यूसली प्रॉपर तरीके से आपके लिए आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर क्लैट यूजी 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन इनरोल इन आर एवेंजर बैच। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। ओनली 21,999 का ये कोर्स है, जिसमें 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पर्सनल मेंटरशिप है। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सेम सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं, जिसका नाम है विजेता बैच। 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 32,999 रुपीज़ आपको देना है। अगर आप सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं देन दिस इज द फीचर मैजिक बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट हमके और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो अगर आप इनमें से भी किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर हमारी ऐप को चेक कर सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक न्यूज़ है। इंडिया चाइना के बीच में अभी एक नया तरीके का टेंशन क्रिएट हो गया है, वो है वीज़ा को लेके। कैसे? देखो भाई, हुआ क्या है ना, 2016 पे जाते हैं। 2016 के अंदर 2016 में हुआ ये था कि एक आपकी मीडिया पब्लिकेशन है चाइना की, जिसका नाम है जिनहुआ। तो जिनहुआ के रिपोर्टर्स जो है ना, वो तिब्बतन सेटलमेंट जो हैं वहाँ पे जाने लगे इंडिया के अंदर फॉर रिपोर्टिंग, या जो भी जर्नलिज्म का उनको काम करना था। और जाके उन्होंने जो है ना परमिशन नहीं ली इंडियन गवर्नमेंट की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया कि वैसे तो उनका वीज़ा 1 ईयर्स का होता था, उसको घटा के 3 मंथ का कर दिया था। फिर ऐसा ही देखो 31 मार्च में अभी हुआ कि भारत ने कुछ जर्नलिस्ट को चाइना के वापस भेज दिया चाइना के अंदर। अब इसके रिपरकशन में चाइना ने क्या किया, चाइना ने भारत के 2 इंडियन जर्नलिस्ट का वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दिया, जिसमें एक आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के भी हैं, जिनकी वजह से ये आर्टिकल निकला था। ऑल्दो ये आर्टिकल कल निकला था हिंदू के अंदर, आज इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर न्यूज़पेपर ने कवर किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारा आपको बता दिया है कि मसला क्या है। अब हम पासपोर्ट्स की बात करते हैं, वीज़ा की बात करते हैं। तो एक यहाँ पे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। भारत में कितने टाइप के पासपोर्ट्स जनता को मिलते हैं। तो देर इज़ अ ब्लू पासपोर्ट, इसको हम बोलते हैं ब्लू पासपोर्ट। ये होता है वाइट पासपोर्ट, ये होता है मरून पासपोर्ट। तो 3 टाइप्स के पासपोर्ट हैं, बट ये गलत है। एक और है, वो कौन सा वो मैं बताऊंगा। तो ये जो रेगुलर पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, ये आम जनता को मिलता है। ये आप लोगों ने आपके पास, आपके आस पड़ोसियों के पास देखा होगा। ये होता है ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट, और ये होता है डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। जो मरून वाला होता है ना, ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनको इशू किया जाता है। वाइट पासपोर्ट बेसिकली दिया जाता है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, या ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट के काम से सरकारी तौर पे दूसरे कंट्री पे विजिट करने जा रहे हैं। इन सबसे फ़ायदा क्या होता है? देखो, इन सबसे फ़ायदा ये कि जब भी ये बंदे एयरपोर्ट पहुंचेंगे अपने कंट्री के या दूसरे कंट्री के, तो प्रोसेस थोड़ी सी इजी हो जाएगी, इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। सामने वाले भी देख लेंगे इजीली कि भाई कौन बंदा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अभी एक पासपोर्ट और मैंने आपको बताया था जो रह गया है, इसका नाम है ऑरेंज पासपोर्ट। ये क्यों दिया जाने लगा है? ये ना 2018 से शुरू किया है, पहले नहीं होता था। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यार ऐसे लोग जो 10th ग्रेड के आसपास तक पास हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये दिया जाता है। क्योंकि देखो, जो इमिग्रेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ट्रिकी होती है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी इस टाइप की होती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत जगहों पे। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कोई मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, वो दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो वहाँ के लोगों इंग्लिश में बात करेंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा अगर वो 10th पास है। तो ये ऑरेंज पासपोर्ट उनको थोड़ा उन लोगों से अलग कर देता है। फिर इसमें क्या होगा, उनके लिए कुछ अलग तरीके की प्रोसेस है, जो भी सरकार करना चाहे वो जिस भी वजह से किया हो। बट ऑरेंज पासपोर्ट बेसिकली दिया जाता है इंडिविजुअल्स एजुकेटेड ओनली टिल 10th ग्रेड, जिससे कि उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। तो हमारे देश में 4 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। प्लस आपने यहाँ पे देखा अभी इंडिया एंड चाइना के बीच में क्या इशू चल रहा है। इसके बाद ये तो मतलब बहुत सारे इशू चल रहे हैं, उसमें से एक अभी रिसेंट जो जर्नलिस्ट का पासपोर्ट इशू चला है, वीज़ा इशू चला है, वो है। फिर यहाँ पे देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि भाई हमारे बॉर्डर्स जो हैं सेफ हैं। तो ये न्यूज़ है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिर आज के न्यूज़पेपर में ना आपको 2-3 आर्टिकल्स जो है ना वो फिनलैंड पे मिलेंगे, जो उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट सेशन के अंदर जो है हमने ये कवर किया है। तो आपको आई डोंट थिंक कि इसमें फिर से करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो रिवीजन के लिए आपने जो भी नोट्स बनाया हो 2 दिन पहले आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और जस्ट इन केस आपको ये है कि नहीं हम वापस से करना चाहते हैं तो फिर 2 दिन पुरानी वीडियो जो है उसमें डला हुआ है, आप सीधे सर्च कर सकते हैं फिनलैंड जॉइन नेटो क्लैट पॉइंट, आपको सबसे पहले द हिंदू जो भी होगा जिस भी दिन कवर हुआ होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यही 2 आर्टिकल मेन आज के हैं, एक तो एडिटोरियल में ये आया हुआ है और एक जो है आपका टेक्स्ट वाले पेज पे भी द हिंदू में आया हुआ है। एक एडिटोरियल में एक आर्टिकल आया हुआ है, सोनिया गांधी जी ने लिखा है, जो कि कांग्रेस की हैं, आपको पता है पॉलिटिकल आर्टिकल ही होगा, लेकिन चाहो तो पढ़ लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से चाहो तो पढ़ लेना। इसके बाद भैया तालिबान ने जो है ना एक नया नियम ले आया है, ये फॉरेन पेज का न्यूज़ है आपका। क्या है? तालिबान इशूज न्यू रूल्स अगेंस्ट वुमेन। तो तालिबान ने ऐसा क्या किया है, तालिबान ने हेरत प्रोविंस जो है वहाँ पे ये नियम लाया है कि वुमेन्स जो है ना वो ओपन रेस्टोरेंट में नहीं बैठ सकती। ओपन रेस्टोरेंट मतलब जहाँ पे गार्डन है या जो खुले में है। अब आप देख रहे हैं कि तालिबान किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है वुमेन्स के लिए, पहले भी उन्होंने कुछ इस तरीके के कदम उठाए थे, आपको पता ही होगा। इसके बाद देखो अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी और उन्होंने जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको अनचेंज रखा है। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो मेरा ये क्या पर्सपेक्टिव रहता है, मैं चाहूँ तो इस वीडियोस को लाइव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डेड क्यों करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि भाई हमने कभी ये टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा सारी टर्म्स, तो कम से कम एटलीस्ट ये हो कि फिर से आपके लिए मतलब नोट्स बनाएं या कुछ भी करें तो हमारी जो पेड क्लासेस होती हैं वहाँ से भी हम वीडियोज इसमें अटैच कर देते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब इसके बाद जो वीडियो में इसमें अटैच कर रहा हूँ ना, आपको एक एक चीज़ का नोट्स बनाना है। द हिंदू न्यूज़पेपर में डेली न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिसको आप ज़बरदस्ती बार बार पढ़ना चाहो तो कोई मतलब नहीं। अब वीडियो को लेंथ बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि फिनलैंड की नेटो वाली जर्नी है, इसको फिर से पूरा का पूरा डिटेल देने लग जाऊँ, नेटो क्या है, फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन किया, बट ये 2 दिन पहले हमने कवर किया है, तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो ये वाली चीज़ है, बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है और एक एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि इन्होंने जो ये अनचेंज्ड करी है इससे क्या मतलब है। तो प्रॉपर सभी चीज़ों के नोट्स बनाना और उसको समझना, कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर उस पर्टिकुलर टर्म को आपके लिए फिर से समझाऊंगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 was amended by the फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो चलती तो सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से ही है, लेकिन फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016 जो आया था उससे यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। इसका जो टास्क था वो ये था कि जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको बोलते हैं, इन सबको कंट्रोल किया जाए जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब महंगाई ज़्यादा ना बढ़े। तो ये बेसिक इसका जो पर्पस था जिसको इसको फुलफिल करना था। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट दैट वाज अमेंडेड इन 1934। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और तो कुछ खास इस वाले पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कंपोजिशन क्या होती है, तो इस कमेटी के अंदर जो है 6 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 6 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर आपके होते हैं, जिसमें से 3 को तो आपकी गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है और 3 आपकी जो होती है वो RBI के बंदे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ना, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाय द गवर्नमेंट। तो जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं RBI के, वो कौन से होते हैं? सबसे पहला जो गवर्नर होते हैं, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दूसरे होते हैं डिप्टी गवर्नर जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर होते हैं। और तीसरा होता है कि एक ऑफिसर ऑफ द बैंक जो है नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, तो वो जो है ही विल बी द यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, मतलब RBI का ही कोई बैंक का बंदा होगा जिसको उनका सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा। तो ये 3 तो आपके RBI से हो गए और 3 जो है वो गवर्नमेंट डालती है। एक मेरा क्वेश्चन है जो आप लोग सर्च करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है साल में कितनी बार होती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके बाद टर्म क्या होती है,
तो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और रीअपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैसे डिसीजंस बनते हैं, तो मेजॉरिटी वोट से होता है, जो ज़्यादा, जैसे 6 लोग हैं तो वोट डलेगा, और जो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, उनका काम है सब चीज़ें मैनेज करना। उनके पास कोई एज सच वीटो पावर नहीं होती है कि भाई वो कहें वही चीज़ होगी, बट हाँ अगर कोई टाई का सिचुएशन फंस जाता है, कोई बात जो है वो वोटिंग में अटक जाती है, तो उनका वोट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई होना क्या है, क्योंकि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये आरबीआई के गवर्नर का रोल इसमें होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पॉलिसी pertaining to the deployment of monetary resource under its control for the purpose of achieving GDP growth and lowering the inflation rate. The Reserve Bank of India Act 1934 empowers the RBI to make the monetary policy. अब थोड़ा और जानते हैं। RBI Act 1934 also provide for the inflation target 4% plus minus 2%. ठीक है, तो देखो इसमें समय समय में अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है, लेकिन अभी जो है ना हमारे देश में जो टारगेट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 4% प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन का। मतलब 4% से 2% ऊपर भी चला जाए, 2% नीचे भी चला जाए, लेकिन टारगेट इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही टारगेट हमें रखना है। 2016 में ये टारगेट लिया गया था, 2020 तक ये था, फिर 2021 में फिर से इसको रिवाइव कर दिया है सेम टारगेट को। अब 2026 तक भी हमारे देश में यही टारगेट रखने की बात कही गई है। तो ये जैसा कि आपको पता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स जो है ये चीज़ होती है। तो अभी 2026 तक जो है 4% प्लस माइनस 2% का ही टारगेट लिया गया है। ये टारगेट 2016 से सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल के बारे में जानते हैं। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि देश के अंदर इन्फ्लेशन को सरकारें कंट्रोल करती हैं या पैसों को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले देखिए एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है, इसके अंदर बैंक जो होती है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक अपने सम का, जैसे इसमें 3% लिखा हुआ है, ये आंकड़े फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं, आप इसको बस इस तरीके से समझिए कि टर्म का मतलब क्या है। तो देखिए जो ये आपका CRR है, तो ये बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ देयर मनी जो है आरबीआई के पास पार्क करके रखना होगा, जिसको बोला जाता है CRR। इस पे उनको ना कोई रिटर्न मिलने वाला है, ना कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है, ना ही कोई प्रॉफिट मिलने वाला है। ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो किन किन बैंकों को मेंटेन करना है हमारे कंट्री में, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को करना है, कोऑपरेटिव बैंक्स को करना है, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक्स को भी करना है, आपकी जो NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनको नहीं करना है, उनके लिए CRR इज नॉट अ मैंडेटरी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं SLR के बारे में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये क्या होता है, बैंक को अपने पास ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रखना होता है, उसको वो लोन देने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है SLR। SLR कितना होना चाहिए, 18.5%। 18.5%, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ आंकड़ा अभी है, मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन चेंज इट और वॉट एवर, बट अभी इसका 18.5% आंकड़ा रखा गया है। व्हाट इज दिस 18.5%? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये बैंक जो है कुछ इसमें से कैश में रखती है, कुछ गोल्ड में रखती है, और कुछ आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में रखती है। तो आपने क्या देखा कि बैंक का 100% का जो पोर्शन है उसमें से 3% पोर्शन आरबीआई को CRR के फॉर्म में रखना होता है। SLR के फॉर्म में बैंक को खुद के पास 18.5% रखना पड़ता है। अब बचा कितना, 78.5%। तो ये जो है बैंक लोन देने के लिए यूज़ कर सकती है, इसे ही बैंक जो है आपको हमको लोन देती है। तो ये बाकी जो बचा हुआ रेट्स हैं वो उसी के लिए हैं। अब इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मार्केट में एक केजी जो है वो आपका मैंगो जो है वो 500 रुपये मिलता था, ठीक है। फ्यूचर में वही 1 किलो आम जो है आपको 1000 रुपये मिलने लग जाए, मतलब रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है। तो यही होता है इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, टू काउंटर इन्फ्लेशन आरबीआई कैन रिड्यूस मनी सप्लाई। पैसों की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है, जब बैंक लोन कम देगी तब इंसान के पास पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, और इंसान के पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा कम होगा तो फिर पैसों की वैल्यू बढ़ेगी।
डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भाई पैसे ही नहीं होते मार्केट में, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो सरकार इसलिए फिर क्या करती है, पैसे जो है वो खूब सारा लोन देती है, लोग लोन लें जिससे कि वो पैसा जाके खर्च करें, तो वो डिफ्लेशन हो जाता है, तो उसमें इंक्रीज मनी सप्लाई कर देती है सरकार। तो ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो सरकार यूज़ करती है। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज़ द कॉन्सेप्ट जिसमें बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है आरबीआई से, और आरबीआई को जो वो इंटरेस्ट रेट पे करती है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हुए हैं इसको ऐसे मत लेना, दिस कैन बी चेंज्ड, एंड ये एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। लाइक आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पैसा लिया लॉन्ग टर्म लोन्स पे, उस पैसे का जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को पे करेगी, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। रेपो रेट क्या है? आरबीआई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, ये उसके बदले में देखो यहाँ पे ना कुछ रखना नहीं पड़ा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोई कोलेट्रल, कोई बॉन्ड कुछ रखना नहीं पड़ा था। पर यहाँ पे जो है ना, आरबीआई से जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, उसने कुछ कोलेट्रल गिरवी रखा, और उसके बाद जिस पैसों पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उसको मिला है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। साइकिल सेम है, यही चीज है सेम, लेकिन यहाँ पे कोलेट्रल नहीं रखा था, ये लॉन्ग टर्म लोन था। इसी में अगर कोलेट्रल रख देंगे, शॉर्ट टर्म लोन होगा, जल्दी वापस करना होगा, तो फिर इसको कह देते हैं रेपो रेट। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ गिरवी भी रखा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसको देख लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलो मान लो एसबीआई जो है वो कहता है कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग इतना लोन लेने नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, चलो मैं इससे कुछ इंटरेस्ट कमा लेता हूँ। तो एसबीआई जो है ना, आरबीआई के पास जाके अपना पैसा रख देगा, और उसके बदले में आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट देगा ना, वही यहाँ पे आपका कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एसबीआई जाके आरबीआई के पास पैसा रख देगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में पैसा को तब्दील करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। बाद में जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई वापस करेगा, तो उसके बदले में जो भी इंटरेस्ट रेट उसको अपने अमाउंट पे मिला था, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, दिमाग का यूज करिएगा कि क्या आंसर हो सकता है। द लोवरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, चलो एक बार बैंक रेट पे जाते हैं। ठीक है, बैंक रेट का लो कर देना मार्केट में क्या कराएगा, तो चलो समझते हैं क्या होता है। आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है, ठीक है, तो बैंक को जितना पैसा आरबीआई देगा, बैंक उतना ही पैसा आगे जो है वो लोगों को देगा, है ना। अगर आरबीआई बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट में पैसा देगा, तो बैंक भी तो वही पैसा आगे कम इंटरेस्ट रेट में आपको देंगे, और अगर बैंक आपसे कम इंटरेस्ट लेंगे आपके लोन का, तो आप ज़्यादा लोन उठाओगे, और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आप कम लोन उठाओगे। तो बैंक रेट को कम कर देना क्या करेगा, अगर बैंक रेट कम हुआ तो ये जो एसबीआई है ये भी लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा, मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट विल बी द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आ